हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग। प्रोटोप्लास्ट को कैसे आइसोलेट किया जाता है और कैसे उसका कल्चर किया जाता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्लांट सेल जो होता है, ठीक है, तो प्लांट के पास प्लांट सेल वॉल होती है। तो ये देखिए ये हमारा एक प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल का ये जो सेल वॉल दिख रही है ना, सेल वॉल, ये जो सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग है, इसको आप हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक, तो मान लीजिए इस ब्लैक से हम शो कर रहे हैं कि ये रिमूव हो गया है। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे शो करें कि रिमूव हो गई, ये तो लग रहा है और ऐड हो गया, लेकिन हम रिमूवल शो कर रहे हैं। तो जब प्रोटोप्लास्ट सॉरी प्लांट सेल वॉल सेल से जब सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है, तो सेल वॉल रिमूव कर दिया और आपके पास अब जो कुछ बचा हुआ है ना, ये कंटेंट, ये क्या कहलाता है, ये प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट नेकेड प्लांट सेल होता है। ठीक है, मतलब उसके पास कोई कवरिंग मतलब प्रोटेक्शन नहीं है वो। ठीक है, प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल। ठीक है, विदाउट अ सेल वॉल मतलब इसके पास सेल वॉल नहीं है। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट सिंपली क्या हो गया कि जिस प्लांट सेल के पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल के छोड़ के अब जो भी कंटेंट बचा हुआ है वो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। तो इसी प्रोटोप्लास्ट को क्या करना है, हमें कल्चर करना है। तो कल्चर करने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना होगा, प्लांट सेल से हमें निकालना होगा उसको। ठीक, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रोटोप्लास्ट, हमने कहा कि नेकेड सेल वॉल सेल है। ठीक है, मतलब ऐसा सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, और हमें क्या करना है, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है। मतलब अगर हम किसी तरह उस सेल वॉल को तोड़ दें, ख़त्म कर दें, तो क्या होगा, हमारे प्रोटोप्लास्ट हमें मिल जाएगा, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन का जो तरीका है ना, हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है मैकेनिकल मेथड और एक होता है एंजाइमेटिक मेथड। मतलब हम एंजाइम्स का यूज़ करके प्रोटोप्लास्ट को इस प्लांट सेल से निकाल लेते हैं। तो जो मैकेनिकल मेथड होता है ना, उसका उतना यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, एंजाइमेटिक मेथड का ही यूज़ किया जाता है, एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इनको देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक जो यहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, कि डिफाइंड एज अ नेकेड प्लांट सेल या फिर प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल। ऐसा प्लांट सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल को छोड़ के जो भी अब मैटर बचा हुआ है वो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा लेमा containing all the other cellular content और components in it। तो ये प्लाज्मा लेमा होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होता है, और सेल के अंदर जो भी चीज़ है, कंटेंट है, वो क्या होते हैं, प्रोटोप्लास्ट के अंदर आते हैं। क्योंकि आपने सेल वॉल को ही हटाया है, तो सेल वॉल को हटा दिया, उसके बाद जो भी चीज़ बचा है वो प्रोटोप्लास्ट है। तो in tissue culture, it is used to regenerate a whole plant, providing suitable artificial medium and environmental conditions. This is known as protoplast culture। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर का यूज़ करते हैं, एक पूरा का पूरा नया प्लांट रीजनरेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम यही करते हैं कि प्लांट का किसी भी पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग में भी हम क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करके एक नया प्लांट बनाएंगे। तो प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्रोटोप्लास्ट होना चाहिए, और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट जो करते हैं वो क्या होता है ना, प्लांट के कई सारे पार्ट से हम कर सकते हैं, जैसे कि लीव्स से, स्टेम से, एम्ब्रियो से, फ्रूट से, रूट्स, मतलब हर जगह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट ले सकते हैं। ठीक, लेकिन जो मीज़ोफिल सेल्स होती हैं लीफ की जो लीफ में मीज़ो सेल्स होती हैं, तो इन्हीं लीफ के मीज़ोफिल सेल से क्या किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट को लिया जाता है सबसे ज़्यादा। क्यों ये फेवरेबल होती है, क्योंकि जो लीफ की जो सेल होती है वो थोड़ी थिन होती है। ठीक है, तो उस सेल वॉल को तोड़ना आसान होता है। ठीक है, सॉरी, सेल वॉल थिन होती है तो उसको तोड़ना आसान होता है, प्रोटोप्लास्ट इजीली हम ले सकते हैं। तो मीज़ोफिल जो सेल्स होती हैं उनसे हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करते हैं। उसके अलावा अगर सोर्सेज की बात करें तो रूट, एम्ब्रियोज, स्टेप, इन सारी जगहों से हम ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम मीज़ोफिल टिश्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब जो प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन का तरीका है वो दो तरीका है, एक है मैकेनिकल मेथड और दूसरा है एंजाइमेटिक मेथड। तो देखिए मैकेनिकल मेथड में क्या है ना, हम डाइसेक्शन जो टूल्स होती हैं, डाइसेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए जो भी टूल्स होती हैं उसका यूज़ किया जाता है बेसिकली इसमें।
तो देखिए मैकेनिकल मेथड में होता क्या है कि इन दिस मेथड अ स्मॉल पीस ऑफ द एपिडर्मिस, ये टी नहीं है बस एस होगा, और द प्लांट इज टेकन एंड सब्जेक्टेड टू प्लाज्मोलिसिस causing protoplast to shrink away from the cell wall, then the tissue is dissected for the release of protoplast। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि एक स्मॉल पीस, पहले तो आप लीफ लेंगे, लीफ से आप क्या करेंगे, उस लीफ से एपिडर्मिस को निकाला जाएगा, ठीक है। लीफ में एपिडर्मिस होती है तो एपिडर्मिस को निकाला जाएगा, ये हमारी एपिडर्मिस है। अब इस एपिडर्मिस को क्या किया जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस करवा दिया जाएगा, इसका हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया जाता है। तो प्लाज्मोलाइसिस करवाने की वजह से क्या होता है ना, जो सेल होती है वो श्रिंक कर जाती है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस करवाया आपने, आपने इस एपिडर्मिस को क्या किया है, प्लाज्मोलाइसिस करवाया, तो सेल श्रिंक हो गई। अब सेल श्रिंक हो जाती है तो सेल को क्या कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया जाता है डाइसेक्शन टूल्स की मदद से, और जो हमारी प्रोटोप्लास्ट होती है वो निकल जाती है, ठीक है। तो हमारा देखिए ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो गया है। अब ये बस क्या है, इसमें सेल वॉल नहीं है, ये बस प्रोटोप्लास्ट है, अंदर न्यूक्लियस है, तो प्रोटोप्लास्ट निकल गया। तो ये जो मैकेनिकल मेथड होता है इसका यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है, सिर्फ उन केसेस में किया जाता है जिनका अगर हम एंजाइम्स को यूज़ करें तो वो प्रोटोप्लास्ट डिग्रेड हो सकती है, उसमें हार्मफुल कुछ इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वहाँ उन केसेस में मैकेनिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। तो मैकेनिकल मेथड के डिसएडवांटेज हैं, क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि आप इसमें डाइसेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है वहीं क्या हो जाए, कट-पिट जाए, वहीं ख़राब हो जाए। ऊपर से प्रोटोप्लास्ट का जो प्रोडक्शन होता है, मतलब इसके माध्यम से बहुत ही कम मात्रा में हमें प्रोटोप्लास्ट मिलता है, ठीक। इसीलिए मैकेनिकल मेथड का इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये ऐसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कर दी जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये जो प्रोसेस है, मेथड है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का, ये तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है और इसमें बहुत ही कम हमें प्रोटोप्लास्ट मिलते हैं। इसके अलावा जो लिमिटेशन है कि तो वायबिलिटी ऑफ द यील्डेड प्रोटोप्लास्ट इज लो, वायबिलिटी भी इसकी बहुत ही लो होती है, तो इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब दूसरा मेथड हमारे पास आता है एंजाइमेटिक मेथड, और जैसा कि इसका नाम है एंजाइमेटिक मेथड, तो हम इसमें क्या करते हैं, एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, ठीक। देखिए बेसिकली हमें करना क्या है, सेल वॉल को ही तोड़ना है, ठीक। सेल वॉल तोड़ देंगे तो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आ ही जाएगा। तो एंजाइमेटिक मेथड सबसे पहले तो इस मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, इसी का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है एंजाइमेटिक मेथड का। अब इसमें किया क्या जाता है, जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनको जो भी सोर्स है, मतलब हम मोस्टली क्या करते हैं, मेसोफिल सेल का यूज़ करते हैं, तो उसको लिया जाता है, ठीक है, और उनको एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा, ठीक। तो देखिए कुछ इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल सेलुलोज होता है, उसमें हेमीसेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हम ना उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। अब सेलुलोज के लिए जो एंजाइम उसको तोड़ेगा उसका क्या होगा, सेलुलेज होगा। हेमीसेलुलोज को तोड़ने के लिए हेमोसेलुलेज होगा, ठीक है, हेमीसेलुलेज होगा। पैक्टिन को तोड़ने के लिए पैक्टिनेज होगा, ठीक। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा टेस्ट ट्यूब है और हमने क्या किया है, इसमें एंजाइम्स डाल दिए। अब इस एंजाइम्स में सेलुलेज है, हेमीसेलुलेज है, पैक्टिनेज है, ये सारी एंजाइम्स है, और आपने क्या कर दिया है, इसमें जो भी आपका प्लांट का टिश्यू है उसको डाल दिया है, मान लें अपने एपिडर्मिस को इसमें डाल दिया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी सेल वॉल है, सेलुलोज टूट जाएगी, हेमीसेलुलोज टूट जाएगा, पैक्टिन टूट जाएगा। पैक्टिन क्या करता है, पैक्टिनेज जो मिडिल लेमिला होती है उसको तोड़ देता है, मिडिल लेमिला दो सेल्स को जोड़ दिए तो उसको तोड़ देता है, तो सेल्स आपस में अलग हो जाती हैं, ठीक। ऐसे सेलुलोज टूट जाएगा, हेमीसेलुलोज टूट जाएगा तो सेल वॉल टूट जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो प्रोटोप्लास्ट है वो आ जाएगा, ठीक। तो एंजाइमेटिक मेथड में ये होता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ये सारी चीज़ें सेल वॉल में मौजूद होती हैं। दस द एंजाइम्स यूज फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इंक्लूड सेलुलेज, हेमीसेलुलेज एंड पैक्टिनेज, इन सारे एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात हमें ये देखनी है कि पीएच, मान लीजिए जो भी सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं हम उसमें तोड़ने के लिए और एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं, तो पीएच उसका 5.5 से लेके 5.8 तक का मेंटेन करके रखा जाता है। सेलुलेज का यूज़ 1 से 2% किया जाता है, और पैक्टिनेज का यूज़ 0.5 से 1% यूज़ किया जाता है। ये तो दो बात हो गई। अब क्या होता है ना, हम उसमें ऑस्मोटिकम यूज़ करते हैं। ऑस्मोटिकम क्या होता है, देखिए आप सेल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं उसको ताकि आप प्रोटोप्लास्ट ले लें। तो जब आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो जो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो फ्लक्चुएट करेगा।
अच्छे से नहीं रह पाएगा तो हो सकता है कि आपका सेल ही बर्स्ट कर जाए, ठीक है? जो वाटर पोटेंशियल वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हो सकता है कि आप एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा सिर्फ सेल वॉल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपका पूरा का पूरा सेल ही बर्स्ट कर जाए। तो उसके लिए क्या होता है ना, ऑस्मोटिकम को यूज़ किया जाता है। ऑस्मेटिक प्रेशर को कंट्रोल मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, ऑस्मोटिकम प्रिवेंट करता है कि सेल वॉल बर्स्ट ना करे। सेल वॉल बर्स्ट कर जाएगी तो हमारा प्रोटोप्लास्ट ही खत्म हो जाएगा भाई, हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए ऑस्मोटिकम का यूज़ किया जाता है। ये ऑस्मोटिकम को क्या होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, मैग्नीटोल हो गया, ये सारे कुछ ऑस्मोटिकम है और इनका यूज़ किया जाता है मेंटेन करने के लिए। जैसे ऑस्मोटिकम 7 मिलीमीटर यूज़ किया जाता है, 13% सॉर्बिटॉल यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो एंजाइमेटिक एक्शन मेथड में ये होता है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि एंजाइमेटिक मेथड में हम यूज़ करते हैं, एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब है और हमने इसमें क्या डाला है, जो भी सॉल्यूशन, ओहो इतना ज़्यादा हो गया, सॉल्यूशन सॉल्यूशन है, हम उसको यूज कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या क्या डालते हैं, एक तो पहले हम सेलुलेज डालेंगे, फिर पैक्टिनेज डालेंगे, हेमीसेलुलेज, ये सब डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑस्मोटिकम डाला जाएगा, ठीक है, ऑस्मोटिकम डाला जाएगा। पीएच को 5.5 से 5.8 मेंटेन करके रखा जाएगा, तब जाके हमारा जो सेल वॉल होगा वो टूट जाएगा, ठीक। इस तरीके से टूटने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। तो हमें प्रोटोप्लास्ट तो मिल गया, मतलब हमने सेल वॉल तोड़ ली। अब देखिए, अब वो जो प्रोटोप्लास्ट मिला है आपको, तो आपने एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा सब कुछ तोड़ा है, तो क्या होगा कि वो अभी प्रोटोप्लास्ट आपको प्योरली प्रोटोप्लास्ट ही नहीं मिला है, आपने तोड़ा है तो उसके साथ सेल डेब्रिस भी होगा, जो सेल वॉल टूटा है इस सॉल्यूशन में सेल वॉल टूटा है वो भी होगा, उसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, उस प्रोटोप्लास्ट को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, आपको प्योरली प्रोटोप्लास्ट लेना है। तो अब क्या किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड सेल्स होते हैं या फिर अनडाइजेस्टेड टिश्यूज़ होते हैं या फिर डैमेज प्रोटोप्लास्ट होता है, मतलब ये सारी चीज़ें भी होगा कि कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जिसका प्रोटोप्लास्ट टूट भी गया होगा। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, फ़िल्टर आउट किया जाता है, इनको निकाला जाता है, ठीक है। तो फ़िल्ट्रेशन करने के बाद पहले तो क्या किया जाता है, फ़िल्टर कर दिया जाता है। फ़िल्ट्रेशन करने के बाद ना सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो हमारी प्रोटोप्लास्ट है वो नीचे सेटल कर जाएगी और सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी, तो हमारी प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगी। उसके बाद उसको वॉश किया जाएगा और रिकवर कर लिया जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, हमारा प्रोटोप्लास्ट आ गया है। अब हमने क्या कर लिया, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया है, ठीक। तो एक बार प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का फिर से मेथड देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, दो तरीके होते हैं, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक। तो मैकेनिकल का इतना यूज़ नहीं होता है, अगर उसमें होता भी है तो हम क्या करते हैं, एपिडर्मिस सेल को प्लाज्मोलिसिस कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो सेल श्रिंक हो जाता है, फिर डाइसेक्ट करके हम प्रोटोप्लास्ट को निकाल लेते हैं, ठीक। उसके बाद एंजाइमेटिक एक्शन होता है, एंजाइमेटिक मेथड होता है। तो एंजाइमेटिक मेथड में हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। प्लांट सेल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हम सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, पैक्टिनेज का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हम ऑस्मोटिकम का यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉर्बिटॉल, मैग्नीटोल, CaCl2 का यूज़ करते हैं ताकि सेल बर्स्ट ना हो, ठीक। उसके बाद क्या हो जाता है, सेल वॉल टूट जाती है और हमें प्रोटोप्लास्ट मिलता है। लेकिन जिस सॉल्यूशन में, जिस एंजाइम वाले सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में हमने रखा होता है, वहाँ पे और सारी चीज़ें भी होती हैं, अनडाइजेस्टेड सेल्स भी होते हैं, कुछ प्रोटोप्लास्ट, टूटे हुए प्रोटोप्लास्ट भी होंगे, डेब्रिस होगा, तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है। से प्रोटोप्लास्ट प्यूरिफिकेशन होता है। प्योरोप्लास्ट प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्टर करने के बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा, फिर जो प्रोटोप्लास्ट हमें मिलेगा उसको वॉश किया जाएगा, फिर रिकवर किया जाएगा। अब हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो चुका है, ठीक। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ठीक। अब प्रोटोप्लास्ट हमें मिल गया, अब हमें उसका क्या करना है, कल्चर करना है। तो देखिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो स्टेप है वो क्या है, तो सिंपली इसका भी स्टेप देखें तो पीटीसी के जो भी स्टेप चलते रहते हैं वही चीज़ यहाँ पे भी चलेगी। तो देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो आप एक प्लांट लेंगे, ठीक है। प्लांट लेंगे, आपको कोई प्लांट चूज करना पड़ेगा। अब उस प्लांट का कोई एक एक्स प्लांट लेंगे। हम कर रहे हैं क्या, प्रोटोप्लास्ट कल्चर करेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हम
मेसोफिल सेल्स, जो लीफ की सेल होती है उनका मोस्टली यूज़ किया जाता है, वो फेवरेबल होती हैं, ठीक। तो हमने लीफ लिया। अब लीफ में कंटामिनेशन होगी, कुछ माइक्रोब्स मौजूद होंगे, तो उसको कंटामिनेशन को दूर करने के लिए उस लीफ का स्टरलाइजेशन किया जाता है। लीफ को स्टरलाइजेशन करने का मतलब कि उसमें जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो क्लीन कर दी जाती है। तो स्टरलाइजेशन के लिए हम ब्लीच, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या कर दिया है, अपने लीफ को रख दिया, एक्स प्लांट को रख दिया है, ठीक है। अब ये स्टरलाइज हो गया, ठीक। स्टरलाइज करने के बाद क्या होता है, इसकी एपिडर्मिस पीलिंग की जाती है। यहाँ पे मैकेनिकल मेथड जैसे हमारा हो जाएगा, एपिडर्मिस पीलिंग की जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास पील्ड लीफ सेगमेंट आ गई, ये जो एपिडर्मिस है वो आ गया है, ठीक है। अब इसकी प्लाज्मोलिसिस अगर आप कर देंगे और फिर डाइसेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, ये प्लाज्मोलाइज सेल है। उसके बाद क्या होगा कि सेल वो प्रोटोप्लास्ट आपको मिल जाएगा। वही एंजाइमेटिक एक्शन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो ये आपने क्या किया है, एंजाइम मिक्सचर में क्या कर दिया है, सेल को डाल दिया है। अब इस एंजाइम में क्या है, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, पेक्टिनेज और ऑस्मोटिका मौजूद है। पीएच 5 से 5.8 मौजूद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस एंजाइम मिक्सचर में है। अब एंजाइम मिक्सचर में एंजाइम टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल वॉल डाइजेशन होगी, तो ये सेल वॉल यहाँ पे टूट रही है और यहाँ पे हमारा प्रोटोप्लास्ट है। तो क्या हो रहा है, सेल वॉल डाइजेशन हो रही है और प्रोटोप्लास्ट का रिलीज हो रहा है। अब प्रोटोप्लास्ट हमारे पास आ गया तो इसको क्या किया जाता है, अब उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये प्रोटोप्लास्ट हमारी है, ठीक। और नीचे सब आ गया है, ठीक। तो अब इसको वॉश कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब फाइनली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आ चुका है। अब इस आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। तो कल्चर करने के लिए क्या किया जाएगा, उसकी प्लेटिंग की जाएगी। प्लेटिंग करने का मतलब कि इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में, जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम है हम उसमें डाल देंगे। और न्यूट्रिएंट मीडियम में जो भी क्या होती है, जो भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट होती है, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में मौजूद होती हैं। जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सारी चीज़ें इस न्यूट्रिएंट मीडियम में मौजूद हैं। तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालकर उसकी प्लेटिंग कर दी जाती है। फिर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम में जाने के बाद जब उसको सारी एसेंशियल चीज़ें मिलती हैं तो सेल वॉल रीजनरेशन होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्रोटोप्लास्ट को आपने कैसे निकाला, प्रोटोप्लास्ट क्या चीज़ होती है, सेल विदाउट सेल वॉल। उसमें प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होता, ये सिर्फ प्रोटोप्लास्ट है और अंदर न्यूक्लियस है। तो जब आप प्रोटोप्लास्ट की कल्चर करते हैं, आपने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर दिया, अब उसको कल्चर कर रहे हैं। तो कल्चर करते हैं जब उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, सेल वॉल रीजनरेशन होती है, सेल वॉल बनती है, ठीक है। क्योंकि उसके पास अब एसेंशियल चीज़ें हैं, सेल वॉल जिस चीज़ से बनती है वो बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल वॉल रीजनरेशन होता है। अभी धीरे धीरे अब उसमें सूटेबल चीज़ें हैं तो वो डिवाइड करता जाएगा, क्लम्प ऑफ सेल बनेगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, कैलस बन जाएगा, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा, कैलस बन जाएगा, ठीक। अब ये कैलस का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, उसको अब स्पेसिफिक मात्रा में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोवाइड की जाएंगी। तो उससे क्या होगा, शूट सिस्टम डेवलप होगा, रूट सिस्टम डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांटलेट बन गया। प्लांटलेट फाइनली एक यंग प्लांट में बन जाता है और यंग प्लांट में बनने के बाद इसको फाइनली ग्राउंड में हम जाके, फील्ड में जाके इसको ग्रो करा सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप चलता है। तो देखिए जनरल आपको स्टेप पता है ना, टेक्निक प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो आप हर कर लेंगे, जो भी अलग अलग है तो वो कर लेंगे, क्योंकि बेसिक स्टेप सबका सेम ही है, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंस है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग भी हो गया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे कर लेते हैं ऐसे। सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई एक प्लांट चूज़ करते हैं, प्लांट से आप क्या करेंगे, लीफ स्टरलाइजेशन कर देंगे, मतलब लीफ चूज़ करेंगे। मोस्टली हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए लीफ का यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद लीफ की अगर हम मैकेनिकल मेथड को देखें, यहाँ से मैकेनिकल मेथड को देखें तो क्या होता है, एपिडर्मिस पीलिंग होती है, फिर लीफ पील्ड सेगमेंट आपके पास आ गया, एपिडर्मिस आ गए। अब इसकी प्लाज्मोलिसिस कर दी जाती है। तो प्लाज्मोलिसिस करने के बाद क्या होता है ना, सेल श्रिंक कर जाती है, तो उसको डाइसेक्ट करके प्रोटोप्लास्ट को निकाल लिया जाता है, ठीक। तो ये मैकेनिकल मेथड होगा। वहीं अगर आप एंजाइमेटिक मेथड को यूज़ करेंगे तो आप एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेल वॉल डाइजेशन हो जाती है, सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाती है तो उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है और आपके पास आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आ जाती है। उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में उसकी प्लेटिंग कर दी जाती है। तो सबसे पहले सेल वॉल रीजनरेशन होता है, ठीक।
और उसके बाद क्लम्प ऑफ सेल बन जाती है, ठीक। फिर कैलस बनता है, कैलस में फिर आप स्पेसिफिक ऑक्सिन साइटोकाइनिन प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन होगी, रूट सिस्टम बनेगा, एक प्लांटलेट बनेगा और फाइनली ये एक यंग प्लांट बन जाएगा। ये पूरा हमारा स्टेप चलता रहता है। तो यही चीज़ अब हमारी लिखी गई है वर्ड्स के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, ये स्टेप है। अगर ये स्टेप आप ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में आप अपने पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम एक प्लांट चूज़ करेंगे, लीफ स्टरलाइज करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो एक जनरल जो यूज़ किया जाता है पूरा प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग प्रोसेस है वो लिखा हुआ है, आप अपने एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं अपने फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो एक कल्चर मीडिया का प्रिपरेशन किया जाता है। तो द कल्चर medium is prepared using a basal medium supplemented with specific nutrient, vitamin और हार्मोन। तो एक कल्चर मीडिया का क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया जाता है, विटामिन्स होती है उसमें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और ये जो बेसल मीडिया होता है वो उसमें सॉल्ट, शुगर्स में जैसे सुक्रोज हो गया, अगर सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है एक सॉलिड मीडियम के तौर पे। तो बेसिकली सबसे पहले कल्चर मीडिया एक तैयार की जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आप प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, कैसे प्यूरीफाई आइसोलेट किया जाता है, ये तो हमने पूरा देख लिया। तो प्रोटोप्लास्ट आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट टिश्यू यूजिंग एंजाइमेटिक डाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जैसा अभी हमने देखा। तो प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन इज देन प्यूरिफाइड टू रिमूव डेब्रिस एंड अदर कंटेमिनेंट। उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट होती है, सस्पेंशन जो होता है, तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है, अदर जो डेब्रिस होती है, कंटेमिनेशन होती है, अदर जो चीज़ें होती हैं उनको रिमूव किया जाता है और आपके पास क्या आता है, प्योर प्रोटोप्लास्ट आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब प्रोटोप्लास्ट आपके पास आ गया तो आप कल्चरिंग की शुरुआत करेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट और ट्रांसफर टू द कल्चर मीडियम इन पेट्री डिशेज और कल्चर ट्यूब्स। तो प्रोटोप्लास्ट को क्या किया जाता है, कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, पेट्री डिश में या फिर टेस्ट ट्यूब में, जिस चीज़ में आप कल्चर करना चाहते हैं। तो ठीक, अब ये जो कल्चर वेसल्स होती है उनको सील कर दिया जाता है ताकि स्टेरिलिटी मेंटेन रहे, कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, ठीक। तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद इंक्यूबेशन एंड कल्चर कंडीशन। तो प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर होती है उनको इंक्यूबेट किया जाता है ग्रोथ चैम्बर्स में कंट्रोल कंडीशंस के अंदर। जो भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं जैसे टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। उसके बाद इंक्यूबेशन होता है तो सेल डिवीज़न और कैलस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फॉर्म सेल क्लस्टर कॉल्ड कैलस। हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस भी ऐड कर किए जाते हैं कल्चर मीडियम में ताकि सेल डिवीज़न प्रमोट होती रहे, ठीक है। साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न को प्रमोट करता रहता है तो उसको भी रेगुलरली डाला जाता है, ठीक। उसके बाद हमारा कैलस कल्चर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, रीजनरेशन होती है। तो कैलसेस कैन बी इंड्यूस टू डिफरेंशिएट इनटू प्लांट सेल्स एंड रीजनरेट इनटू होल प्लांट। रीजनरेशन में रिक्वायर द एडजस्टमेंट ऑफ हार्मोन कंसंट्रेशन और द यूज ऑफ स्पेसिफिक कल्चर टेक्निक, ठीक। उसके बाद सब कल्चर और मेंटेनेंस होती है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर को क्या किया जाता है, रेगुलरली सब कल्चर पता है ना, सब कल्चर क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट मीडियम में मौजूद है, इसको दूसरा न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर देना ताकि जो स्टेरिलिटी है वो बनी रहे, ज़्यादा डेंस ना हो जाए, ग्रोथ बढ़िया से रहे, इसलिए सब कल्चरिंग की जाती है, ठीक। उसके बाद रूटिंग एक्लिमेटाइजेशन होता है। तो जब प्लांट्स रीजनरेट हो जाते हैं तो उसको क्या होता है, इन विट्रो रूट किया जाता है। रूटेड प्लांट को क्या किया, एनवायरमेंटल कंडीशन में एक्लिमेटाइज कर दिया जाता है, मतलब ग्रोथ कराया जाता है और फर्दर ग्रोथ होती है उनकी। तो ये सारे जस्ट एक बेसिक जो पूरा हमारा प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का होता है तो उसका स्टेप है। आप जो डायग्राम हम बना रहे हैं ना, एग्जाम में आता है तो आप डायग्राम बनाएंगे ही, तो उसके हिसाब से आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि हम एक प्लांट लेंगे, फिर इसको ऐसे स्टरलाइज करेंगे, फिर ऐसे, ठीक है। तो आप डायग्राम समझिए, ये तो वर्ड नोट्स के लिए कि हाँ ऐसे होगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि जब सब कुछ बन जाता है तो उसको अलग अलग प्रिंसिपल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है उसको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है, जैसे जेनेटिक हाइब्रिड और एजेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के स्टडी के लिए। तो देखिए एप्लीकेशन ही देखते हैं हम कि क्या क्या प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और कल्चरिंग का एप्लीकेशन है। हमने प्रोसेस देख लिया, प्रोसीजर की कैसे परफॉर्म होता है। अब उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है कि उसका यूज़ हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में कर सकते हैं, जहाँ पे जो फॉरेन डीएनए होता है उसको हम क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट में इंड्यूस कर देंगे और उसको फिर प्लांट के जीनोम में हम डाल देंगे, ठीक। तो
जो प्रोटोप्लास्ट है तो उसमें हम अपने स्पेसिफिक डिज़ायर वाले ट्रेट को डाल देंगे, जो भी जीनोम होगा, और फिर जाकर उसको प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है एडवांस टेक्निक ट्रेट वाले, वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ किया जाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं कि दो प्रोटोप्लास्ट को जोड़ते हैं और एक हम सोमेटिक हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो protoplast fusion can be used to create somatic hybrid, which are plants that combine the characteristic of two different species, plant species। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को लेते हैं और जोड़ देते हैं, तो दोनों प्लांट की उसमें कैरेक्टरिस्टिक आ गए, तो इससे हमें क्या, एक सुपीरियर प्लांट हमारे पास बन जाएगा। ठीक, तो ये इसमें यूज़ होता है। उसके बाद है सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी स्टडीज़ में किया जाता है। जो प्रोटोप्लास्ट हैं उनकी स्टडी प्लांट सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी में यूज़ की जाती है, जैसे सेल सिग्नलिंग को समझने में, जीन एक्सप्रेशन और मेटाबॉलिज्म को समझने में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको स्टडी पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है प्लांट रीजनरेशन में। तो प्रोटोप्लास्ट के पास क्या है, पूरी एक एबिलिटी है कि वो पूरा एक नया प्लांट बना दे सूटेबल कंडीशन में, जैसा अभी हमने देखा। तो इसको एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल और मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो प्लांट रीजनरेशन में किसका यूज़ होता है। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद डिजीज डिटेक्शन में भी यूज़ होता है। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग कैन बी यूज टू डेवलप प्लांट्स विद इनहेंस डिजीज रेसिस्टेंट थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो वही है कि हम जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से सुपीरियर क्वालिटी वाले प्लांट को हम बना सकते हैं। जैसे हम एक ऐसे प्लांट को चूज़ करेंगे, जीन को चूज़ करेंगे जिसके पास डिजीज़ रेसिस्टेंट की क्षमता है, उसको दूसरे प्लांट के पास जो डिजीज़ सेंसिटिव है उसके साथ हम उसका हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे। तो क्या होगा, उस प्लांट में डिजीज़ रेसिस्टेंट की कैपेसिटी आ जाएगी। तो डिजीज़ डिटेक्शन में और उसको रोकने में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का यूज़ और कल्चर का यूज़ नई क्रॉप वैरायटीज़ को बनाने में, ठीक है, यूज़ किया जाता है। यील्ड क्वालिटी जिसकी हाई हो, रेसिस्टेंस हो। ठीक, तो ये सारी कुछ क्या है, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही क्या कहते हैं एप्लीकेशंस है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, एसोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, मतलब जो भी इम्प्रूव्ड क्वालिटी वाले प्लांट होते हैं उसको हम ग्रो करा सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक हुआ, कंप्लीट हुआ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और सब कल्चरिंग का। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।